नाम अभिषेक सिंह है और मैंने रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित ग्रेड बी परीक्षा में DSIM में दूसरा स्थान हासिल किया है। और मैं आज DKT के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय कानपुर से की है और उसके बाद मैंने अपना UG और PG इंटीग्रेटेड कोर्स स्टैटिस्टिक्स में पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 1 साल। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मास्टर्स कर रहा था, उसके करने के साथ ही जो गेट का एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स में होता था जो पहले, जिसमें कंबाइंड था स्टैटिस्टिक्स, तो वो मैंने क्लियर किया। और CSIR GRF मैथमेटिकल साइंसेज में MSc सेकेंड ईयर पे वो क्लियर किया। और गेट स्टैटिस्टिक्स उसके बाद जब लास्ट ईयर हुआ था उसके बाद उसको क्लियर किया। तो मैं अभी जो RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम है इसके बारे में कैसे मैंने तैयारी की, मेरी ओरिएंटेशन क्या रहा, कैसे इसको प्रिपेयर करें, कैसे सिलेबस कवर करें और किस तरीके के एग्ज़ाम और इंटरव्यू से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं आज मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 फेज़ में, 2 फेज़ एग्ज़ाम होते हैं और 1 इंटरव्यू उसके साथ होता है। तो टोटल 350 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है आपका, और जिसमें से पहला जो फेज़ है वो 100 मार्क्स का होता है और जो बाकी दूसरा फेज़ है वो 200 मार्क्स का होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। और जो फाइनल इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो जो पहला एग्ज़ाम है, तो पहले से शुरू करूं तो पहला एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसमें से आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, 5-5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के, और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उस नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको उसका टॉपिक पता चलेंगे कि उसमें लेकिन एक्सप्लिसिट सिलेबस हर टॉपिक के अंदर का नहीं दिया हुआ होता है। और इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स लेवल का सिलेबस फॉलो करने को कहते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो मास्टर्स में आपको जो पढ़ाया है उतना ही आपको कवर करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप सिलेबस को लेके अनसर्टेन है तो आप ISS का सिलेबस एज अ डमी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको इसमें एक्स्ट्रा दिखता है तो आप उसको उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं आप उस सिलेबस का रेफरेंस ISS के एग्ज़ाम के सिलेबस से रेफरेंस ले सकते हैं। और जो पहला पेपर होता है उसमें आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, इन्फ्रेंस का पार्ट, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस और एनोवा का पार्ट होता है। तो इतना टॉपिक आपको कवर करना होता है। जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनका अगर आप एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कोई सेट पैटर्न नहीं कि किस टॉपिक से कितने आएंगे, लेकिन मोर और लाइक प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन से 2-3, इन्फ्रेंस से 6 और 7 क्वेश्चन, फिर स्टोकेस्टिक मल्टीवेरिएट से ऐसे 2-3 क्वेश्चंस, और टोटल 20 क्वेश्चंस इन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए और इन्फ्रेंस के लिए मैंने रोहतगी की बुक पढ़ी थी। आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। अब मैं फेज़ 1 के लिए पहले से बता दूं कि मैंने कोई एग्ज़ाम के जस्ट पहले इसका प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया था। जो मैंने मास्टर्स में पढ़ा, जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, उसी से हो गया था। जो वहाँ पे सिलेबस फॉलो किया, टीचर्स के क्लासरूम के नोट्स फॉलो किए, और उसके साथ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे हो गया था। और फेज़ 2 के लिए मैंने एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। तो जो प्रोबेबिलिटी थी और इन्फ्रेंस का पार्ट है आपका एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस का, इसमें आपको ये रोहतगी की फॉलो आप कर सकते हैं, मैंने उसको फॉलो किया था। और गुण गुप्ता, दास गुप्ता भी अच्छी बुक है, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है वो मैंने गुप्ता एंड कपूर से देखी थी। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए जो मैंने मेरे क्लासरूम नोट्स है वो उसके साथ साथ मैंने एंडरसन फॉलो की थी। तो एंडरसन को भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ में ज़रूरी क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक रहे। तो साथ साथ में आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ ज़रूरी ये है कि आप फॉलो करते हुए साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। तो आपके पास ISS के पिछले साल के पेपर्स होंगे, गेट के जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं, और जब पहले गेट मैथमेटिक्स में होता था तब स्टैट्स का 20 मार्क्स का पोर्शन आता था, आप उसको, और CSIR नेट का जो मैथमेटिकल साइंसेस में स्टैट्स के पोर्शन जो रिलेवेंट टॉपिक के हैं, आप इनको एज अ क्वेश्चन बैंक रखिए और साथ में इनको सॉल्व करते हुए चलिए। इसके साथ डिफरेंट सोर्सेज से जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं टॉपिक में या सब्जेक्ट में, तो आप उनको भी अपने साथ रख के उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर एक बार लगाइए। किसी भी एक किताब को आप फॉलो करिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करिए। सेल्फ स्टडी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ पढ़िए खुद से उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना, बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको समझिए और
एक टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, प्लस आप उसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी डिफरेंट सोर्सेज से आप क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो जब मैं मास्टर्स में था तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट थी मेरी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। इन द एंड आपको केवल एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंटर्न वो आपके बाकी सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसके बाद जब 100 मार्क्स का जब पहला फेज़ हुआ, तो आप ट्राई करिए 20 क्वेश्चन में से 15 से ऊपर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए। इसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने देखा 19, 20 और 20 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको बीइंग इन अ गुड मेरिट, तो आपको ये ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका अटैम्प्ट है वो थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। 15, 16, 17 आप ऊपर कर सकते हैं। बट अगर आप 13, 14 में भी कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है कि वो सारे सही हैं, तो आप उससे भी जा सकते हैं। लेकिन आप ट्राई करिए 15 से प्लस अटेम्प्ट करने के लिए। और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहता है वो नॉर्मल रहता है। अगर आप इतना जो टेक्स्ट बुक, मास्टर का सिलेबस, बाकी ये सारे पेपर्स अगर आप फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, तो उसी लेवल के एग्ज़ाम पेपर भी उसी लेवल का रहता है, कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। जब फेज़ 1 आपका क्लियर हो जाएगा, तो फेज़ 1 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो उस 100 मार्क्स के बेसिस पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी, उसके बेसिस पे आपको मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा फेज़ 2 के लिए। उसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट का, और एक होगा इंग्लिश का। तो जो स्टैट्स का दोनों 100 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम होंगे। जो इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, और जो स्टैट्स का पेपर है वो 3 घंटे का वो लिखना होगा, और इंग्लिश का पेपर 90 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा। तो स्टैट्स के पेपर की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट चॉइसेस रहती हैं। हमारे पास उसमें 6 सेक्शंस रहते हैं, जैसा कि आप अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे, और 6 सेक्शंस में से हर सेक्शन में 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग का एक सेक्शन रहता है, और इकोनोमेट्रिक्स और इंडेक्स नंबर का एक सेक्शन रहता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, कंप्यूटिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और एक सेक्शन जो रहता है वो आपका इन्फ्रेंस का रहता है। तो मैंने आपको उन 18 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से किसी भी सेक्शन से आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर उस सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 आप नहीं कर सकते, दो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो मेरे अच्छे टॉपिक हैं, जो मुझे अच्छे से आते हैं, उनके जो ऑलरेडी जैसे मैंने क्लासरूम में पढ़ा है, जो जितने भी नोट्स हैं, उनको अच्छे से मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए थे कि मुझे यही पढ़ना है। क्योंकि आपके देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा फेज़ 2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस 15 डेज 20 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा। तो प्रीलिम्स के पहले से ही थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ना उसके लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चंस वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करता है और फेज़ 2 के लिए भी हेल्प करता है। बस आपको थ्योरी का जो पार्ट है वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उससे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मैंने जो दूसरा पार्ट था उसके लिए मैंने क्या किया, सैम्पल सर्वे और इन्फ्रेंस का पोर्शन और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये 3 चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी। और इसके साथ में मैंने इंडेक्स नंबर और प्रिपेयर किया था। कभी क्या होता है, जो सेकंड पोर्शन है इकोनोमेट्रिक्स और इंडेक्स नंबर का, कभी उससे एक क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बार आएगा ही, लेकिन फॉर अ सेफर साइड एक एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर मैंने साथ में प्रिपेयर कर लिया था। तो जो सैम्पल सर्वे था, सैम्पल सर्वे के लिए मैंने कोकरॉन बुक फॉलो की थी, प्लस जो मेरे क्लासरूम्स के नोट्स थे, टीचर्स ने जो पढ़ाया था, प्लस उसके अलावा से NPTEL में की साइट्स में भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं सैम्पल सर्वे के। तो आप NPTEL की साइट से भी सैम्पल सर्वे के जो नोट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस के लिए जैसा मैंने आपको बोला कि जो हमारे मास्टर्स का सिलेबस था वही मैंने फॉलो किया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा, ना ही कुछ उससे कम था। तो जो सैम्पल सर्वे के नोट्स हैं वो मैंने वहाँ से फॉलो किए। और अब सबसे पहला काम ये करिए कि फेज़ 2 के 2016 से पहले के क्वेश्चन RBI की साइट पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको जाके उनको पहले डाउनलोड करके देख लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और क्वेश्चन का नेचर किस तरीके का है। तो जब आप सैम्पल सर्वे को क्वेश्चन ये हो गया, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए भी मैंने सेम एंडरसन बुक थी मेरे पास साथ में, और प्लस क्लासरूम के जो भी नोट्स थे टीचर ने उसी को फॉलो करके पढ़ाया था, तो वो मेरे पास दोनों रेडी थे। और इन्फ्रेंस की जो मैंने तैयारी की थी फेज़ 1 के लिए, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वो थे मेरे पास, प्लस इन्फ्रेंस के रोहत की बुक फॉलो की थी, प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, वो थी मेरे पास। तो इन तीनों पोर्शन से मैंने नोट्स बनाए थे, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पहले से चल रही थी।
और जो मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो किए, देखेंगे कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें क्या है कि जो पहला सवाल है वो आपका 20 मार्क्स का, बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो जो क्वेश्चन रहता है उसमें 2 या 3 पार्ट रहते हैं। तो फार्मर्स का लोन वेविंग का क्वेश्चन है, डिजिटल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, या बैंकों के मर्जर का क्वेश्चन है। इस तरीके के रिसेंट में जो बैंकिंग इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ चलती है तो उससे रिलेटेड मोस्टली उसमें पार्ट रहते हैं। जैसे ऐसे लिखना रहेगा तो 4 से 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से आपको कोई बस एक क्वेश्चन करना है। वर्ड लिमिट आपकी 350 to 400 वर्ड आपको वहाँ लिखने रहेंगे। तो ऐसे के लिए प्रॉपर फ्लो फॉलो कीजिए। आप एग्ज़ाम के पहले से ही 8-10 तरह के टॉपिक लिख लीजिए जो रिसेंट में है, और सबको रिग्रेस वे में तैयार कर लीजिए। और जब आप लिख रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आप कंप्यूटर पे उसे टाइप करें, तो ये आपको हेल्प करेगा इन द एंड। और आपका जो ये सारे जो टॉपिक हैं और जो ऐसे होगा बिल्कुल कॉन्साइज रखिए, सिंपल वर्ड में लिखिए, और डिफरेंट एंगल से जैसे लिख सकते हैं वैसे लिखिए, और प्रॉपर एक सेट पैटर्न फॉलो करिए, सेट फ्लो फॉलो करिए, और जितना कॉन्साइज अच्छा लिखेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप उसमें गेन कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रेसिज राइटिंग का है। तो मेरे पास रेन एंड मार्टिन बुक थी, तो उसमें क्या है, प्रेसिज राइटिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ था, और साथ में उसका 6-7 प्रैक्टिस के लिए दिए हुए थे। तो मैंने उसमें से देखा, और रोज़ मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले 7-8 दिन मैंने रोज़ उसमें 1 घंटे दे करके उसको टाइप, आप जब भी उसको सॉल्व करें 1/3 करना है पैसेज को, तो पैसेज पढ़ के उसको कंप्यूटर पे ही टाइप करें और देखें। तो आपके पास 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है, तो आप देखिए कि 40 मार्क्स 30 मार्क्स का वेटेज है। ऐसे के लिए आप 30 to 40 मिनट्स अलॉट कर सकते हैं। उसी टाइम में कैसे आप उसको कवर करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजिक वे में उसको फ्लो को बनाएंगे और टाइप करेंगे, ये आपको पहले से थोड़ा सा ध्यान देके रखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ स्पेशल नहीं तैयारी की थी। कभी कभी क्या होता है उसकी जगह पे ऑफिशियल लेटर आ जाता है। आप करस्पॉन्डेंस ऑफिस का करस्पॉन्डेंस जो होता है, और जो ऑफिस से नॉर्मल, सपोज करिए आप आरबीआई में हैं, आपको जनरल किसी बैंक को कुछ इंस्ट्रक्ट करना है या कुछ इन्फॉर्म करना है, तो वो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कैसे आप करेंगे उस पर एक लेटर पूछ सकते हैं। तो ऑप्शनल मतलब या तो कॉम्प्रिहेंशन आता है या तो फिर ऑफिशियल लेटर आता है। तो जो ऑफिशियल लेटर है उसके लिए आप साइट्स पे जा कर के एक बार उसको देख लीजिए किस तरह का उसका फॉर्मेट है, कैसे कंटेंट है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्रीफ में लिखा जाता है, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख के जाइए। तो जब आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। एक कट ऑफ डिक्लेयर होगा जिसके बेसिस में आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ये पर्सनालिटी टेस्ट 50 मार्क्स का है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है सिंस क्योंकि बहुत ही नैरो डिफरेंस रहता है आपके कट ऑफ और फाइनल मार्क्स में कैंडिडेट के। तो जो रैंक जिसका 1 आता है उसके कैंडिडेट के मार्क्स में बहुत ही नैरो डिफरेंस रहता है, तो बहुत थोड़े नंबर से ही आगे पीछे हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है जितना इंपॉर्टेंट बाकी 2 फेजेस हैं। आपको क्या करना है इस पर, बिफोर इंटरव्यू, आफ्टर फेज़ 2 जब अगर आप क्लियर करेंगे तो आपसे बायोडेटा फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से भरें, क्योंकि वो जो इंटरव्यू का पैनल होगा वो ऑलरेडी आपके इस बायोडेटा के फॉर्म को पढ़ के उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जैसा कि मेरा बायोडेटा फॉर्म था, तो मेरे आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है, जितना भी सब्जेक्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर में बहुत कुछ अगर स्पेशल किया है तो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स जो मैंने क्लियर किए थे मैंने वो उसमें मेंशन किया था। मेरे पास कुछ मैंने पेपर पब्लिश किए थे सैम्पल सर्वे में ड्यूरिंग माय मास्टर्स, तो वो इंटरनेशनल जर्नल्स में थे, तो उनको भी मैंने उसमें स्पेशली मेंशन किया। क्लास में यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल था, तो मैंने उसको भी उसमें मेंशन किया था अलग से। इंटरनेशनल कुछ कॉन्फ्रेंस में मेरे पेपर्स प्रेजेंट थे, तो मैंने उस प्रेजेंटेशन को मेंशन किया था। तो आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपका अगर स्पेशल प्रोग्रामिंग नॉलेज है, या फिर आप कहीं कॉर्पोरेट में या फिर कहीं डेटा की फील्ड में आप जॉब करते हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आप उसको उसमें मेंशन करिए कि आपका काम रिलेटेड क्या है। मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने उसको मेंशन किया था जिससे मैंने पेपर पब्लिश किए। और तो उन सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके पास सॉफ्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं उनको आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जब अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के पैनल में 6 मेंबर्स थे, और इसमें इंटरव्यू के लिए आप 3 चीज़ें ध्यान रखिए। एक है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो उससे क्वेश्चन आएंगे, एक है आपके कैरियर से ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आप करते हैं उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, और एक है आपका रिजर्व बैंक के बारे में और बाकी बेसिक इकोनॉमी के बारे में। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसकी तैयारी शुरू करिए।
सबसे पहले इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे बोला जाएगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आप एक ब्रीफ में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। तो और बिल्कुल कॉन्साइज में एक सिंपल सा आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, क्या करते हैं, और इसके बारे में आप एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आपसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। स्टैट्स की बात करूँ तो अप्लाइड स्टैट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो उसमें टाइम सीरीज़ है और इकोनोमेट्रिक्स है आप और इंडेक्स नंबर, इनको आप खास तौर से एग्जाम इंटरव्यू के पहले आप तैयार कर लीजिए। और उसके अलावा जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको भी रीडिंग एक बार फिर से कर लीजिए। लेकिन जो ये चीज़ है इनसे, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें मैंने देखा है बाकी लोगों से भी 5 क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो 5 में से 3 से 4 इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इनकी तैयारी कर लीजिए। और आरबीआई के बारे में, जो बेसिक आरबीआई के बारे में है, जो बेसिक उसका फंक्शन है, आप उसके साइट पे जाएंगे आपको उसके बारे में हिस्ट्री, बेसिक चीज़ वो आपको मिल जाएगा। डीएसआईएम के बारे में उसका एक पेज है आरबीआई की साइट में, तो बेसिक जाके उसके बारे में आप देख लीजिए कि बेसिक डीएसआईएम में क्या होता है, क्या काम होता है। जो बेसिक उसका इंट्रो है उसके बारे में आप देख के उसकी आरबीआई की और बेसिक जो न्यूज़ में करंट में चल रहा है मेन आप उसको पढ़ लीजिए। और फाइनली जो आपका करियर ओरिएंटेड है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। आपने अपने बायोडेटा फॉर्म में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो वहाँ पुटअप कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन होता है जनरली 15 से 20 मिनट्स होता है, पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 7 से 8 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है और या फिर थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू था, मुझसे मेरे पेपर से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि आपने कहाँ पब्लिश किया है, कैसा था, क्या था, किस फील्ड में किया है, और मेरे कॉन्फ्रेंस रिलेटेड पूछा। तो 2-3 क्वेश्चन सिर्फ उससे थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से थे, एक था उसमें से इकोनोमेट्रिक्स से और एक था उसमें टाइम सीरीज से। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स का इंटरव्यू था वो। पर जनरली बाकी जो बच्चे गए थे उनका भी इंटरव्यू चल रहा था, किसी का 15 मिनट्स 20 मिनट्स। अगर बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड है, आपके पास सिर्फ मास्टर्स है और आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर उसमें नहीं मेंशन करते हैं या कुछ और नहीं एक्स्ट्रा मेंशन करते हैं, तो आपसे सिर्फ स्टैट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, उससे भी। और जनरल टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ के, जैसे कि आप आरबीआई की साइट पे विजिट करते हैं कि नहीं, तो आप आरबीआई की साइट पे ज़रूर विजिट कीजिए बिफोर द इंटरव्यू टिल द इंटरव्यू डेट तक। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क्स से लेकर के 45-46 मार्क्स तक लोगों को मिलते हैं, ये इसका रेंज है। और जनरली 25-35 मार्क्स के बीच में मिलते हैं। तो जितना ही अच्छा, अब जैसे जो नोटिफिकेशन आता है आप उसमें देखेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है आपका, तो उसके डायरेक्शन में अगर आप अपने इंटरव्यू को बाइंड करेंगे उसके डायरेक्शन में, जैसे कि आप किसी डेटा की फील्ड में काम करते हैं, तो उससे जुड़े आपसे क्वेश्चन, अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज अच्छी है, अप्लाइड पोर्शन के बारे में नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, तो आपको एक एज रहेगा इंटरव्यू में और आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको मतलब जो हम आरबीआई की जो हमारी जॉब है इसके लिए वो प्रेफर, मतलब आरबीआई की जो जॉब है जॉब प्रोफाइल के लिए सूट करेगा। तो आप अगर ये बता पाएंगे, ये अपने अंदर ही क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फाइनली इन तीनों को मिला करके जॉइंटली एक मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके, और तीनों मेरिट्स को मिला करके उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन उस पर होगा। तो ये तो पूरा था एग्ज़ाम के तीनों फेजेस के बारे में। तो फाइनली अगर मैं आपसे कहूँ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस डिफरेंट सोर्सेस से बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक टेक्स्ट बुक फॉलो करिए, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उनमें से कोई भी एक फॉलो करिए। और अगर आप लोग मास्टर्स में हैं या ग्रेजुएशन में हैं अभी, तो एक बात का ध्यान रखिए कि बिफोर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले आप मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन हैं उनको ज़रूर अच्छे से तैयार करिए, जैसे कि रियल एनालिसिस का पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है। क्योंकि आप थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स, जो मेन स्टैट्स है, इन्फ्रेंस का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, आप इसमें देखेंगे कि बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का पार्ट है, इसमें लीनियर अलजेब्रा का काफ़ी यूज़ है। तो इनको पहले से ही तैयार करना शुरू करें। ये ना केवल आपको सब्जेक्ट एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, दूसरे एग्जाम्स में, बल्कि पूरा सब्जेक्ट की थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो सेल्फ स्टडी करिए। क्लासरूम, जैसा कि मैंने कहा, फेज़ 1 के लिए मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी, ना ही मैंने एग्ज़ाम का दिन उससे पहले, मतलब जो मैंने मास्टर्स में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, उसी से हो गया। तो आप ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉलेज का उसको बनाए रखिए जितना हो सकता है आपसे। आप मैथमेटिक्स का कुछ सेलेक्टेड पोर्शन जो है आप बिगनिंग ऑफ आवर करियर वहाँ आप शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और
फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल काम रहें, मोटिवेटेड रहें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एवरेज स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छे से पता है तो ईजिली हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम बिल्कुल सफिशिएंट होता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो टाइम का कोई इशू नहीं है इस पेपर में। बट आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा टाइम किसी और चीज़ में ना वेस्ट करें। तो फाइनली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी दर्शकों और DKT को, जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए।